मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि संडे को क्लास 2 बजे तक है, तो जो 10 से 12 वाली हमारी क्लास है वो एफएम की क्लास है, ठीक है। 10 से 12 वाली जो क्लास है वो एफएम की क्लास है, ईआईएस की क्लास नहीं है, एफएम की क्लास है, ठीक है। अब बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी एफएम की किताब निकालिए। आज बहुत सारा क्वेश्चन करना है, और तो इस बार पहली बार मैंने आपसे कहा कि आप कुछ ट्राई भी करिएगा। अच्छा, बेटा प्लीज बस। मैं जबरदस्ती का पेन लेके सिर्फ आपका अभी का समय खराब नहीं हो, इसलिए मैं डबल पढ़ा रही हूं अभी। फोर्टी 49 कोशिश करी आपने। 50 इसमें क्या पूछा है इन्होंने? सिर्फ ये पूछा है कि बताओ ईपीएस क्या है और कितना परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फंड्स फॉर डिबेंचर फंड्स एंड इक्विटी। यहां पे बेटा इन्होंने डब्ल्यूएसीसी नहीं पूछा है, इंडिविजुअल फंड्स पूछे हैं। 51 50 क्या कर बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है, आपको पीएटी भी दिया है। पीएटी के बाद क्या आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस नहीं निकाल सकते? यही पूछा है, व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। किसमें? हाँ, नेट प्रोसीड्स वही है कि आज अगर बेचने जाएंगे तो क्या मिलेगा काट पीट के, वही नेट प्रोसीड्स है। 51 यहां पर बेटा सुन लो ध्यान से प्लीज, यहां 3 आपने स्पेसिफिक कॉस्ट निकाली है, के डी, के पी और के ई। क्या ये तीनों अलग अलग हमें निकालनी आती हैं? अगर हम उसको डब्ल्यूएसीसी के जैसा नहीं भी देखें और अगर ये सवाल हमसे केवल के डी का होता तो क्या हमसे हो जाता? हाँ जी, किसमें 1000 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट बेटा? किसमें मार्केट प्राइस कहाँ पे दिया हुआ है? इसमें दिया है मार्केट प्राइस। अच्छा 1100 बेटा, यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है इश्यू प्राइस। जब इश्यू प्राइस नहीं दिया होता तब मार्केट प्राइस को देखते हैं। क्या मैंने उसके बाद आपसे कुछ कहा लेकिन आपने सुना नहीं? ठीक बेटा, अब इधर देखो, पहले आओ 58 पे। हो गया? क्या बात। लेकिन कल तो मैं कह रही थी, तुमने कान बंद कर लिए। नहीं 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 कर लिया। चलो एक बार देखते हैं। आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, एक बार मुझे पढ़ने दीजिए आपके साथ। भरत भैया थोड़ी 10 मिनट रुको, है ना, अभी उसके बाद आप नीचे जाइएगा। थोड़ा सा मतलब देख शरारती तत्वों के ऊपर थोड़ा सा हाँ ध्यान दीजिए। 9% डिबेंचर है बेटा, कितने के? 275। 11% प्रेफरेंस शेयर है 525 और इक्विटी शेयर है जिनकी फेस वैल्यू 10 है, वो 5 लाख के हैं। क्या इन्होंने मेरा पहला काम कर दिया है? टोटल फंड्स, चलो ₹100 डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, इसका मतलब आरवी इज 100, बोलो, रिडीमेबल एट पार। 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 years ऑफ मैच्योरिटी। द मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इज 105। बेटा बताओ यहां 275 डिवाइडेड बाय 100, 2750 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, बोलो।
कितने प्रेफरेंस शेयर्स? 5250, redeemable at par with 3% flotation cost, that is my SV is 97, 10 years of maturity, the market price is 106, equity has 4 rupees of flotation cost, market price is 24, इसका मतलब माय P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 20। याद आ गया ये कि अगर बेचने जाएंगे तो असली में तो किसी को भी मिलेगा 20 ही, क्योंकि अगर वो शेयर खरीदता है तो उसको 4 रुपए के तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2, ये D 1 है। क्या ये अब आपको देख के समझ में आने लगा है बेटा? विथ एनुअल ग्रोथ ऑफ 5%, the firm has a practice of paying all the earnings in the form of dividends। इसका मतलब retained earnings 0 है। अगर वो जो कमाते हैं सब कुछ दे देते हैं, इसका मतलब उनकी retained earnings 0 है। corporate income taxes, बेटा ये किसका टैक्स दिया है? कॉर्पोरेट। इसका मतलब अगर ये थोड़ा सा होता तो ये KR निकालने के लिए PT भी दे सकते थे आपको। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? अगर यहाँ ये पर्सनल टैक्स देते तो ऑटोमेटिकली ये KR निकालने काम आता। अच्छा बताओ, आपने ये तीनों निकाला है इंडिविजुअल? हाँ, इसको करिए, तुरंत करिए। उसके बाद 57 देखेंगे, नया सवाल है, नया कुछ सीखना है और आज इसको ऑफिशियली पेन डाउन करके खत्म करेंगे और संडे को पहले ही करो, कॉपी में करेंगे और कैलकुलेटर पे नहीं। क्या परेशानी है वहां पे? KD कितने बच्चों का निकल गया है? आप अपने अपने कॉपी में बनाइए, दोस्त को भी नहीं आता है, उससे पूछने से कोई फायदा नहीं है। KP कितने के बच्चों का हो गया है? बाकी कर रहे हैं या हो नहीं रहा है? चलो करो करो कोई।
डन हो गया। चलो बताओ, अब जितने बच्चे उस टाइम पे बोलते केपी कर रहे हैं, हो गया। सेम सेम आपको डिबेंचर जैसा ही करना है उसको। के ई तो और ज्यादा आसान है। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1 मिनट लगा लो। हाँ जी, के डी के पी और के ई तीनों किसके किसके निकल गए हैं, और बाकी या तो करने के मूड में नहीं है। चलो बेटा अब बताना शुरू करो। क्या आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है? लेकिन आपके स्टेप नंबर 1 में आपको कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू दिखाना होगा। याद है आपको? बेटा मार्केट वैल्यू सबसे पहला है 9% डिबेंचर्स, 105 इंटू 2750, 288750। सेकेंड इज 11% प्रेफरेंस शेयर, 106 लिखा है भाई, इंटू 5250, 600, 500। थर्ड इज इक्विटी शेयर्स, कितने हैं बेटा मार्केट प्राइस? 24, 50,000। तो ये हो गया कितना? 12 लाख। अब बताओ व्हाट इज द टोटल फंड्स अवेलेबल? 20, 45, टोटल फंड्स। ये समझने में किसी को दिक्कत हुई है बेटा? किसी को भी? आपके मार्केट प्राइस सीधा सीधा दिया है, 105 का डिबेंचर है, 106 का प्रेफरेंस शेयर है और 24 रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं। बेटा स्टेप बी वेट, किसके बेसिस पे बोला? एज पर मार्केट वैल्यू। यहां है 9% डिबेंचर्स, उसके बाद 11% प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स। ये हैं 288। बेटा दिखा दोगे तो ठीक रहेगा, वरना यहीं पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ही लिख देना कितना है। 556 512 lakhs, that is 20 45 250। क्या यहां तक ठीक है? बी इज वेट, चलो बताओ। 14.11%, 27.20%, 58.69%, 67%। सी इज स्पेसिफिक कॉस्ट, आपने निकाली है बेटा। स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी है बोलो? 6.11, ठीक है। 47, ठीक है। और एग्जैक्ट 15। चलो क्या अब हम B इंटू सी कर सकते हैं? करो। 0.862, 3.119, 8.8। 1 मिनट, इस पे
कोई शायद 8.0 कुछ बोल रहा है, ये 8.8001 ऐसा कुछ है, चलेगा। 12.78%। स्पेसिफिक कॉस्ट बेटा निकाली आपने या नहीं? ये तो हमने 3 दिन लगा दिए थे खाली अलग अलग एक एक चीज को सीखने में। इसको लिख रहे हैं आप लोग? चल लिखो लिखो। बेटा जो नहीं लिख रहे हैं वो मुंह मत चलाइए कैसे भी। आपको ना एग्जाम में आता होगा करने, लेकिन अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। वो 5-6 नंबर आपको खाली 12.78 के लिए नहीं देंगे, वो आपको नंबर 8 नंबर 10 नंबर इसलिए देंगे कि आप उनको सारी बातें बताएं। स्पेसिफिक कॉस्ट का वर्किंग नोट बहुत खूबसूरत तरीके से साफ साफ बनाना है हर बार। आपका हाफ से ज्यादा काम वही है, फॉर्मूला लिख के हर बार। बेटा आदत ऐसी बना लो कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि मेरे हाथ को भी पता चल जाए कि इसके बाद क्या लिखना है बिना दिमाग लगाए। डन? कोई लिख रहा है बेटा? अच्छा थोड़ा जल्दी लिखिए प्लीज। चलो हटा दो। चलो ये हम कर नहीं रहे हैं क्या? 100%। इन्होंने पूछा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन पक्का है क्या? बेटा कॉस्ट ऑफ कैप अभी अब हम एक्चुअल एक चक्रव्यूह में एंटर कर चुके हैं। ये लिंक करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर लिंक करेगा कैपिटल बजटिंग को। इसका मतलब जब एक पूरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 चैप्टर मिला के वो एक क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट कैपिटल बजटिंग का भी होगा। उसके बीच में ये कहीं कुछ लाइंस लिख देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। अब देखो चैप्टर है 12-13, ठीक है, मैं तो मेजरली 8-10 चैप्टर जो बड़े हैं, तो अब खुद सोचो 50-60 नंबर का पेपर है, पूछना सब है, जिसमें से 10-12 नंबर की थ्योरी भी पूछनी है। तो करें क्या? आप भी देखो जब हम लिवरेज का क्वेश्चन बना रहे थे तो वो रेशियो की चर्चा कर रहे थे ना बीच बीच में, कि ऐसे टर्नओवर रेशियो इतना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना। इसका मतलब हमने रेशियो पूछ भी लिया और स्पेसिफिक उसका कोई क्वेश्चन में नहीं दिया। बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। क्या बात है वहां? क्या दिक्कत है? क्या इशू है वहां? कोई दिक्कत है? बेटा 59 देखो, ये हम बनाएंगे नहीं, बनाएंगे आप, हम साथ पढ़ रहे हैं। मैम अभी बनाएंगे नहीं, घर पे बनाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्ट का करना है वो बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम 59 और 60 में आपको रीड करके दूंगी, जहां डाउट होगा वो हम लोग बात करेंगे। एसके लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड फंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज द स्पेसिफिक कॉस्ट आर ऑल्सो गिवन। बताओ इससे अच्छा क्वेश्चन क्या चाहिए कि वो हमें स्पेसिफिक कॉस्ट भी निकाल के देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्सेज ऑफ फंड्स आर इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिबेंचर। बेटा जैसे ये दिखे ना, तो एक बात समझ लो कि अगर पीटी दिया है तो माइनस करके के आर निकलेगा,
और अगर नहीं दिया है तो के इज इक्वल्स टू के आर। ठीक है, चलो देखें। 30 लाख प्लस 8 लाख 38, 38 और 12 50, 50 और 10 60। क्या स्टेप नंबर 1 कंप्लीट? टोटल फंड्स 0.5, ये कितना हो गया 0.5, ये जितना भी 0.2 राइट, और 0.16। क्या आप वेट निकाल लेंगे इसका? क्या आप फिर वेट देखो बेटा, एक बात ध्यान से देखो प्लीज। इन्होंने जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि यहां पर इन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया है बिफोर टैक्स, और कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट भी दिया है। क्या आप आफ्टर टैक्स रेट निकाल लोगे बेटा? बताओ, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। 60 नंबर पे आओ। इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपए की, रिजर्व्स और सरप्लस हैं 20 लाख रुपए के, 12% प्रेफरेंस शेयर है बेटा हमारे पास 10 लाख रुपए के, और 9% डिबेंचर है 30 लाख रुपए के, जो कि स्टेप नंबर 1 इन्होंने मुझे करके दे दिया 80 लाख। क्या 80 लाख का वेट भी हम निकाल लेंगे 0.25 और ये जो भी। ठीक है, उसके बाद द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी इज 30 and it is expected that the company will pay next year a dividend of 3 year। ये क्या है? D0 या D1? D1 भी है, P0 भी है, which will grow at 7% forever। ये हमारे पास G भी है। क्या KE नहीं निकाल लोगे? Assume 40% इनकम टैक्स रेट, क्या निकलेगा बताओ? ठीक है, चलो अब बेटा 57 पे आओ। 1 मिनट भी बकवास मत करना, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। देखेंगे बेटा, एग्जाम का सवाल भी है और कॉन्सेप्ट सीखने में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि बेटा आपकी किताब में स्टडी ने केवल एक ही क्वेश्चन दिया है और उससे हम ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यहां देखेंगे, पहले छोटे पे आते हैं फिर स्टडी पे आएंगे। ये कहते हैं कि एबीसी विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस। इसका मतलब बेटा ये ऑलरेडी कुछ कैपिटल को कैरी कर रहे थे, अब ये अपनी जरूरतों के हिसाब से चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस रेज करूं। तो बेटा एडिशनल फाइनेंस भी तो रेज करने के वही तरीके हैं जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस रेज करने के थे। बोलो, इसका मतलब अगर मुझे 20 लाख रुपया चाहिए तो मैं वही काम कर सकता हूं सेम जो मैंने पहले किया था। इसका मतलब मैं डिबेंचर इशू कर सकता हूं, मैं लोन ले सकता हूं, मैं प्रेफरेंस इशू कर सकता हूं, मैं इक्विटी इशू कर सकता हूं। बोलो ठीक बात है, जो पहले कर रहे थे वही आज भी करेंगे। लेकिन आपके इस वाले क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात होगी कि वो आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और हमें क्या क्या उसमें से अडॉप्ट करना है, वो भी बताएंगे। चलो फिर भी आगे पढ़ते हैं। कितना चाहिए बेटा उनको? 20 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन। ये 20 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको 20 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। इसलिए ये क्या चाहते हैं कि बाहर से और 20 लाख रुपए लाए जाएं। चलो कोई बात नहीं। कंपनी हैज 4 lakhs in the form of retained earning available for investment purpose। कंपनी के पास ऑलरेडी 4 लाख रुपए उसने जोड़ जाड़ के रखे हुए हैं, जो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लगाने को तैयार है। बेटा कितना लाए नया? ध्यान से सुनो,
फिर आराम से, आपने जिन्होंने 16 बोला वो सही है, लेकिन जिन्होंने 1 सेकंड में नहीं क्लिक कर पाए तो 1 मिनट और सोचो। बेटा 20 लाख की जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। 4 लाख आपकी जेब में पड़े हैं, तो आपको एडिशनल मार्केट से कितना उठाना पड़ेगा? 16 लाख। इसमें कोई आपत्ति है किसी को? चलो, द डेट इक्विटी रेशियो इज 25/75। अब यहां देखेंगे बेटा, चलो फिर भी आगे पढ़ते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ डेट at the rate of 10% before tax up to 2 lakhs and 13% before tax beyond that। इसका मतलब बेटा जितने का भी लोन लोगे वो 2 लाख रुपए तक तो बैंक 10% चार्ज करेगा, लेकिन अगर उससे ऊपर लोन लोगे तो 13% चार्ज करेगा। बेटा बैंक ऐसा क्यों करता है? सोचो 2 लाख तक तो उसको लगता है कि ये लौटा देगा, लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे तो उसका रिस्क भी तो बढ़ेगा, तो वो कहता है भाई 2 लाख तक लोगे तो 10% पे दे देंगे, 2 लाख से ऊपर जाओगे तो 13 देना पड़ेगा। चलो ठीक है, मान गए हम। अर्निंग पर शेयर कितनी निकली बेटा? 12। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50% ऑफ द अर्निंग। इसका मतलब क्या ये कहते हैं तुम जो कमाते हो उसका 50% बांट देते हो? बोलो तो बेटा अगर 12 पर शेयर मैं कमाता हूं तो कितना रुपया एज डिविडेंड बांट दूंगा? 6। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? दैट इज करंट ईयर डिविडेंड विल बी 6। बोलो, क्योंकि ईपीएस मेरा 12 है और यहां लिख के दिया है कि हम जितना कमाते हैं उसमें से 50% डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। चलो जी, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड 10%, दिस इज वी नो, दिस इज जी, दिस इज पी 0। कंपनीज टैक्स रेट इज 30% एंड शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स इज 20%। आप एक काम करेंगे, इस वाले पन्ने पे आएंगे और उसको ऐसा कर देंगे, क्योंकि उन्होंने के आर को ट्रीट ही नहीं किया है, वो आंसर गलत है बेटा। चलो, क्या आपने क्वेश्चन समझा बेटा? यार प्लीज नाटक मत करो, क्वेश्चन आना है पेपर में, हवा नहीं लगेगी तुम लोगों को अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में कि हो क्या रहा है। 20 लाख रुपए चाहिए, जिसके बाद मेरा डेट इक्विटी रेशियो तब भी क्या है? 25/75। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब मैं 25% लाऊंगा बाहर से और 75% मेरा अपना होगा। ये आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि बहुत भारी बात नहीं है। 25/75 बोलो। 25 इज 5 लाख एंड दिस इज 15 लाख। लेकिन बेटा इसमें तो 2 और बात है। 4 लाख रुपए की है मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग, बोलो ठीक है, और 11 लाख रुपए के मुझे इशू करने होंगे नए इक्विटी शेयर्स। क्या इसमें कहीं भी किसी को आपत्ति है बेटा? बोलो ठीक है। मुझे 20 लाख रुपए के बाद अपना डेट इक्विटी कितना चाहिए? 1:3। इसका मतलब डेट कितना? 5 लाख और इक्विटी कितनी? 15 लाख, जिसमें से मैं कहता हूं कि 4 लाख तो मेरे पे हैं, तो मुझे नए शेयर कितने के इशू करने पड़ेंगे बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है?
लेकिन ये जो 5 लाख है इसका भी केडी अलग अलग होगा बेटा, याद है? ये कहते हैं कि अप टू 2 लाख केडी अलग है, याद है? इसका मतलब केडी 3 लाख रुपयों की अलग होगी, 2 लाख की अलग केडी और 3 लाख की अलग केडी। क्या ये जो मैं बात बोल रही हूं आपको समझ आ रही दोस्त? तो केडी इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 1 माइनस टी कितना हो गया बेटा? 7%। ये 1 माइनस टी क्यों किया हमें पता है, वो बिफोर टैक्स है। केडी इज 13%, 9.1%। इसमें किसी को आपत्ति है बेटा? प्लीज बता दो, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। यार इधर ना, सॉरी, अच्छा मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, रखा तो सही हुआ। हाँ नीचे भी कर देंगे, यहां तक करो, उसके बाद देखते हैं ये मांग क्या रहे हैं हमसे, देखते हैं हमसे फिर मांग क्या रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है बेटा? चलो कोई लिख रहा है? अरे बहुत ही लोग लिख रहे हैं भाई। हाँ, और तो कुछ दिया ही नहीं है ना। रिडीमेबल कब तक का है, कि रिडीमेबल है नहीं है, कितना मैच्योरिटी पीरियड दिया है, तो इसका मतलब हम यही मानेंगे कि नॉन रिडीमेबल होगा भाई। सीधा कॉस्ट भी दिया है 10% बिफोर टैक्स, तो हमें क्या झगड़ा है, हम टैक्स माइनस करके निकाल लो। कोई लिख रहा है बेटा? ये शुरू कर। अच्छा लिख रहे हैं। आपसे देखो ए में पूछा है कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। बेटा एडिशनल डेट की वेटेड एवरेज कॉस्ट पूछी है। क्या आपके पास एक लोन है अप टू 2 लाख का और एक है अबव 2 लाख, दैट इज 3 लाख का। ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.6। बोलो बेटा 5 लाख है ना हमारे पास टोटल। 5 लाख में लोन 1 है 2 लाख तक और बचा हुआ कितना? 3 लाख। क्या आपके पास 7% और 9.1% दिया हुआ है? हमने निकाल लिया है ऊपर। तो B इंटू सी हो गया 2.8% और ये हो गया 5.46%। बोलो 6 to 8.26%। और ऊपर कर दूं? क्या ये किसी को समझने में, फिर बताऊं बेटा? आप लिख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलो। आपसे वेटेड एवरेज कॉस्ट पूछी है, टोटल फंड आपके पास है ही, एक जगह से 2 लाख ले रहे हैं और एक जगह से 3 लाख ले रहे हैं। ये वेट में तो किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसा क्यों हुआ? 40% 60%। स्पेसिफिक कॉस्ट आपने ऊपर यहां निकाली हम लोगों ने मिलके, और ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट। आगे बढ़े दोस्त? कोई लिख रहा है बेटा? अच्छा लिखो लिखो, कोई बात नहीं। वैसे भी ये तो हम इसके बाद तो टेस्ट ही होना है ना, इसका मतलब हम जब तक आज कॉन्सेप्ट खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारी क्लास होगी, सीधी बात है। तुम टेस्ट, तुम्हारा मुंह है 3 घंटे बैठ के टेस्ट देने वाला, बात कर रहे हो मैम 3 घंटे का टेस्ट ना, बात
यार तो सीए के एग्जाम में भी 45 मिनट वाला कॉन्सेप्ट चलता है भाई। चलो लिख लिए ना। अब बस इधर देखो बेटा, अब दूसरा क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या आप निकाल सकते हो? हमारे पास डी 6 अवेलेबल है, ये क्या है डी 0। क्या आप D1 निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? B इज कॉस्ट ऑफ, पहले इक्विटी निकलेगा बेटा, तभी निकलेगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। के इज इक्वल्स टू D0 1 प्लस G P0 प्लस G। 6 कितना परसेंट ग्रोथ रेट है? 10% अपॉन 60, 21%। नोट डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल्स टू EPS इंटू 50%, जो कि क्या है बेटा? डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये सारी बात आपको बतानी होगी एग्जामिनर को कि कहां से लाए हो। तो ये हो गया बेटा 12 इंटू 50%, दैट इज 6 रुपीज। क्या ये ज्यादा हो गया क्या? ये ठीक है। उसके बाद निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा क्या पर्सनल टैक्स की कहीं चर्चा हुई है? तो हमें पता है कि इफ देयर आर पर्सनल टैक्स KE 1 माइनस KPT, तो माई KR इज 21, 1 माइनस 0.2 दैट इज 4.8, तो ये हो गया, तो 16.8 बोल रहे हैं ना? ठीक है, KR इज 16.8। क्या ये ठीक है दोस्त? क्या ये ठीक है? किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? अब वो कहते हैं कैलकुलेट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। बेटा क्या आपके पास 3 बातें हैं? 3 नहीं मैम, 4 बातें हैं। एक लोन 2 लाख का, एक लोन 3 लाख का, एक रिटेन्ड अर्निंग्स 4 लाख की, और इक्विटी 11 लाख का। याद है? किस पे बेटा? देखिए यहां पे अगर आप चाहो तो रिटेन्ड, वैसे कायदे से आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग है उसको कन्वर्ट करने वाले हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, अगर आपने नहीं भी इनकेस लिया तो वहां पे लिख दो कि एज इट इज अज्यूम दैट इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हमने उसको बाहर से लिया नहीं है। लेकिन अगर KR उन्होंने स्पेशली पूछा है तो हमें लिखना चाहिए। ये देखो, याद है क्या? 5 लाख, कभी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 11 लाख। ₹2 लाख का लोन, 3 लाख रुपए का लोन, 4 लाख रुपए की रिटेन्ड अर्निंग्स और 11 लाख का इक्विटी, दैट इज 20 लाख। ये आगे आप कंप्लीट करने वाले हैं। वेट, स्पेसिफिक कॉस्ट B इंटू C, ये कर लो अपने आप।
ये एक वेट मैं बता देती हूँ 0.10, 0. ये 15, ये 20 और 0.55. आपका था यहाँ पे 7, 9.1, 16.8% और 21%. क्या आपने ऐसा किया है बेटा? चलो तो इसको फिर फटाफट से क्या आगे बढ़े, ये कर लेंगे आप लोग? अच्छा कर लो ना, तुम सारा काम यही करना है घर में, कुछ वैसे भी कल तो छुट्टी है. बधाई हो आपको और आपके परिवार को मैच खेलने की. चलो डन. यहाँ पे 0.7, 365, ये ठीक है. अच्छा 1.365 ठीक है. 3.36. अब बस जोड़ लेना इसको, काम खत्म. 16.9%. भाई क्या हुआ, क्या हुआ मनीष, कहाँ गड़बड़ा गया? थर्ड वाले में क्या हो गया? 16.8 कहाँ से आया पता नहीं है? अच्छा चलो बेटा, अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 66. उसके बाद इस क्वेश्चन को करके 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं और चैप्टर खत्म. चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 66 और प्रॉब्लम नंबर S3 लास्ट वाला 15 दोनों सेम है. 66 और S15 आप उसको भी टिक लगा लो कि डन. फिर भी अगर आपको, अरे नहीं, हाँ अरे बेटा सुन तो लो, फिगर भी सेम है, होमवर्क भी नहीं दे सकती मैं. फिगर भी सेम है. अगर आप एक लाइन कंपेयर करना चाहते हो तो फिर हम कोई भी एक उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? S14 और प्रॉब्लम 66 इज सेम एज S14, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी मटेरियल. ठीक है, तो आप यही मानिए कि हम स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कर रहे हैं. हाँ, ये एग्जाम में भी आया हुआ है. चलो बेटा, अभी ना इसमें 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी. यहां सुनो पहले. चलो यहां देखेंगे. अभी हमारे पास एक ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर है विच इज कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिमम. इस बात को नोट करेंगे कि इनका मानना है कि इससे बेहतर कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए नहीं हो सकता था. बोलो ठीक है. इनका मानना है कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर अभी हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, वो क्या है? ऑप्टिमम है. ऑप्टिमम का मतलब क्या है? हमारे लिए सबसे बेहतर है. जिसमें मेरे पास 14% डिबेंचर है बेटा 3 लाख के, 11% डिबेंचर है बेटा 1 लाख के, और 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं कितने के? 16 लाख के. तो कितने हो गए टोटल? 20 लाख. क्या आप वेट बता सकते हो बेटा? 15%, 5% और 80%. बोलो क्या ज्यादा हो गया? ये समझ में आ रहा है कि 20 लाख का 3 लाख 15% होता है, 1 लाख 5% होता है और 16 लाख 80% होता है. आगे चलते हैं. The company's share has a current market price of 23.60 per share. The expected dividend per share is next year's 50% of EPS of 2015.
चलो देखते हैं वो क्या है। द फॉलोइंग आर द अर्निंग पर शेयर फिगर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 10 प्रीसीडिंग ईयर्स। बेटा 10 साल के ईपीएस मुझे दिए हुए हैं और कहते हैं कि अगले साल, ध्यान से देखो, इस वाले ईपीएस का 50% हम लोग एक्सपेक्टेड डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1.18। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है बेटा? आगे चलें। द कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर कैरिंग 16% rate of interest and the current market price of debenture is 96 rupees। हाँ, किसमें बेटा? यहां खुला लिखा है कि 2015 का ईपीएस। अगर यहाँ पे 1 रुपए भी होता तो मैं उस पर झगड़ा कैसे करूं? यहाँ पे लिखा है कि जो भी 2015 का ईपीएस है उसका 50% मैं अगले साल आपको डिविडेंड दूंगा। आप देखो हम आज कौन सी तारीख पे खड़े हैं? 31 मार्च 2015। ठीक है, आज के दिन मेरा ईपीएस है 2.36। ठीक, ये हम लोग एक पेज पे हैं इस बात पे। ठीक है, ये कहते हैं कि आज का जो ईपीएस है उसका 50% मैं अगले साल डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखो यहां लिखी है ये बात कि द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज द 50% ऑफ 2015 ईपीएस। तो यहां पे हम कैसे मान लें कि हमें 10% आगे बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा? अभी तो हमें ग्रोथ फैक्टर भी निकालना पड़ेगा यहां कि यहां से यहां तक ये बढ़ा किस रेट पे है। इतना देने का मतलब यही है। 10% आपने इसी से निकाला होगा, लेकिन यहां बेटा मुझे कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि सीधा लिखा है 15 के ईपीएस का 50%। चलो कहां पहुंचे थे हम लोग? यहां प्रेफरेंस शेयर इज 9.2 with the dividend of 1.1 were also issued. The company is in 50% tax bracket. क्या आप नए कॉस्ट ऑफ डेट, नया प्रेफरेंस शेयर और जो भी नई इक्विटी है उसका स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल सकते हैं? निकालिए। आगे उसके बाद हमें ये तीनों में बहुत लंबी चर्चा करनी है, इसलिए निकालिए अभी। बेटा ग्रोथ रेट दी नहीं है तो आपको ग्रोथ फैक्टर से निकालनी पड़ेगी। दैट इज डिविडेंड लास्ट अपॉन डिविडेंड फर्स्ट, और देखना है कि कितने सालों में वहां तक पहुंचा है। तो 9 सालों में। मैं क्लास में हूँ, 1 घंटे में। तो हमेशा इरिडीमेबल है। अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा है, कुछ दिया है क्या रिडेम्पशन के बारे में? नहीं, तो इरिडीमेबल है बिल्कुल 100%। निकल गया तीनों? अच्छा निकाल रहे हैं, निकालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से। ये आप माने कि वन ऑफ द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं। उसके बाद आपको एक जो बात रियलाइज्ड अप्रोच वाली परेशान कर रही है उसको भी निपटा लेंगे। ये
जितनों का भी मुंह चल रहा है वो निकल गया है क्या आंसर? हो गया? करो 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 करो। चलो कर लें क्या साथ में? के डी किसका किसका निकल गया? वो तो बहुत आसान सी बात है। कितना परसेंट है? 16% का 1.5 दैट इज, अच्छा यहाँ कितना 96 तो 8.3। ये कितने बच्चों का सही आया है? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्होंने बनाया नहीं इसका मतलब। कोई बात नहीं बेटा, परिस्थितियां सब करवाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद के पी निकालने के लिए हमें पता है बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक बात है, क्योंकि रिडेम्पशन की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। तो बेटा ये कहते हैं 1.1 डिविडेंड देंगे 9.2 वाले शेयर पे, कितना हुआ 11.95। चलो 9596 वो आप देख लेना। के ई 2.36 into 50% is my expected dividend 20। 3.6 is my PO और P0 प्लस बेटा ये 10 कैसे आया पता है आपको? किसी को याद नहीं हो तो बताऊं फिर से कि आपको ग्रोथ फैक्टर निकालना होता है। कैसे? डिविडेंड लास्ट अपॉन डिविडेंड फर्स्ट, दैट इज 2.36 अपॉन 1, दैट इज 2.36। कितने? अरे तो डिविडेंड फर्स्ट तो 1 रुपए का ही है भाई। हमने देखा है कि कितने सालों में, 9 सालों में 1 रुपए बढ़ के 2.36 हो गया। तो इसकी कंपाउंडिंग आपने चेक की होगी तो आया होगा ये कितना 15%। आपने बताया था पहले। क्या ये फर्स्ट वाली बात कंप्लीट है? चलो अब पूरा दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन अगले 5 मिनटों के लिए। आप बाद में अगर मुझसे ये कहेंगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं सारा रिपीट नहीं करूंगी। ध्यान से सुनना है। आपने एक बात को नोटिस किया होना चाहिए बेटा कि अभी तक ये बात नहीं लिखी कि कितना नया डिबेंचर इशू किया, कितना प्रेफरेंस शेयर नया इशू किया और कितना नया इक्विटी इशू किया। बोलो, मैं जो बात बोल रही हूं बात समझ में आ रही है? पिछले वाले में उन्होंने मुझे बताया था कि 20 लाख की आवश्यकता है, जिसमें से 25% डेट से उठा लो और 4 लाख तुम्हारे पास है तो बचा हुआ इक्विटी से उठा लो, याद है? लेकिन यहां पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, बस ये जरूर लिखा है कि जो न्यू डिबेंचर हैं वो 16% पे इशू किए जाएंगे। ठीक बात याद है ना बेटा? यहां ये जरूर लिखा है कि जो नया प्रेफरेंस शेयर होगा वो 11% डिविडेंड देगा। ठीक बात है ना? 11%। और जो इक्विटी है वो 15% पे रिटेन रहेगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आ रही है ये बात समझ? इसका मतलब आई हैव नो अमाउंट, मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है कि कितने का इशू करें। लेकिन ऊपर पहली लाइन पे जाओ,
इन्होंने लिखा है कि यही स्ट्रक्चर क्या है, ऑप्टिमम है। इसका मतलब आगे भी तुम जब भी कोई कदम बढ़ाओ तो हमेशा इसी स्ट्रक्चर पे आपको आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब बेटा अगर नया कॉस्ट, नया डिबेंचर लाओगे तो वो भी कितना % ऑफ द टोटल एडिशनल फंड होना चाहिए, बोलो 15%। क्यों? क्योंकि आज भी 15% है बेटा, हाथ जोड़ के बोल रही हूं, 15% वेटेज है, कॉस्ट नहीं है। कहीं आप मुझे समझाओ मैम 15% नहीं 16% होगा, ये डाउट आपके मन में आ सकता है। तो याद रखना है बेटा, ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे कितना भी फंड अगर लाओगे तो याद रखना कि तुम्हारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बेटा वो यही रहे, 15, 5 और 80। इसका मतलब अगर कल को तुम 1 रुपया एडिशनल फंड लाते हो तो उसमें 15 पैसे से लाना नया डिबेंचर, 5 रुपयों से लाना नए प्रेफरेंस शेयर और 80 रुपयों से लाना आपके न्यू इक्विटी शेयर्स। बोलो समझ में आ रही बात? बेटा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल इन एडिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। ये कहते हैं कि अगर ऑलरेडी प्रेजेंट कैपिटल होने के बावजूद मैं कोई एडिशनल कैपिटल इशू करता हूं तो यहां से लेके यहां तक की जो कॉस्ट होती है बेटा उस कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब चेंज इन every % of additional capital will lead to the change in percentage of cost of capital। बोलो ज्यादा भारी हो गया क्या? अगर 1% एडिशनल डेट बढ़ाओगे तो 1% in the sense a certain % will also get reflected as a change of cost of capital। बोलो ठीक बात है? तो वही चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है बेटा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब और सुनो, क्या आपके पास कोई अमाउंट है बेटा? नहीं है, लेकिन वेट तो है। बोलो अमाउंट का तो वैसे भी हम कुछ नहीं करते, क्या करते हो? अमाउंट को लेते ही क्यों? वेट निकालने के लिए। वेट मेरे पास ऑलरेडी दिया है, तो क्या स्पेसिफिक कॉस्ट अभी आपने निकाली है? तो क्या आप इसका WACC मुझे नहीं निकाल के दे पाओगे? क्या जो मैं बात बोल रही हूं दिमाग में घुस रही है? पक्का? आपके पास अगर सोचो ये बात ये लिख देते द न्यू फंड्स विल बी इन द रेशियो 3:2:2, तो कोई झगड़ा था? वेट विल बी 3:2:2। बोलो तो अब आप मुझे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिखाओ, न्यू वाले का निकाल लोगी क्या? मैम कैसे निकलेगा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। बेटा देखो मैंने अपनी ना पूरी जान झोंक दी है सीरियसली ये इस बात को आपको समझाने के लिए कि क्यों 15%, 5% और 80% ही होगा। ऊपर लिखा है बेटा कि हमारा फाइनेंस मैनेजर की ये सोच है कि यही स्ट्रक्चर सही है, जिस स्ट्रक्चर में 15% डिबेंचर है, 5% प्रेफरेंस शेयर है और 80% इक्विटी शेयर है, वही स्ट्रक्चर मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो इसका मतलब सोचो अगर मैंने किसी और रेशियो में बेटा फंड उठाए तो मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे नया फंड भी उठाना है बेटा तो उसी रेशियो में उठाना है जिससे मेरा ओवरऑल वेट डिस्टर्ब ना हो। बोलो ठीक है? तो चलो बी वाला करके दे दो बेटा, हम मतलब साथ में कर लेते हैं। ये क्या है? दूसरा है, मुझे कंफ्यूजन होता है ये कहां से, ये कौन से प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं बेटा? 66।
ठीक है, 1 वाले अभी किया भी है ना, 1 वाला ये रहा, ठीक है। 66 का बी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आप सीधा वेट से शुरू कर सकते हैं? कितना है बेटा? 15%, 5% और 80%। आप चाहो तो एक और लिख लो, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ वो लिख लो। उसके बाद स्पेसिफिक कॉस्ट बेटा रेफर वर्किंग नोट या रेफर सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए कहता है माय फर्स्ट इज 8.33, 11.95 एंड 15%। तो बेटा क्या हम ये वेट इनटू कॉस्ट नहीं कर सकते? 1.24, 59, 12%, बोलो 13.89, 847%। बोलो इसमें कुछ बहुत भारी बात है क्या? लेकिन बेटा सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या थी कि ये क्वेश्चन बिना अमाउंट के भी हो सकता है। सिर्फ एक लाइन लिख दी ऊपर कि ऑप्टिमम। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो ये बताएगा कि ये ऑप्टिमम आएगा कैसे। अभी तो इन्होंने यहाँ सीधा क्या लिख दिया, ये ऑप्टिमम है। अगला चैप्टर बताएगा कि निकालो कि ऑप्टिमम स्ट्रक्चर क्या है। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ऐसा आए कि पहले कहे ऑप्टिमम स्ट्रक्चर निकालो और फिर कहे कि एडिशनल डेट भी ऑप्टिमम स्ट्रक्चर के रेशियो में निकालो। तो आपको ऑटोमेटिकली 2 चैप्टर्स को वो जोड़ेंगे, करेंगे इस टाइप का तो काम। ये हो गया बेटा। अब जितनी ध्यान इसमें लगाया उससे 2 गुना ध्यान तीसरे वाले पॉइंट पे। ज्यादा हो रहा है क्या? अगर मान लो कोई एडिशनल नया कुछ इशू करते ही नहीं तो भी तो हमारा रेट यही होता बेटा, इसी में। हाँ चलो अब सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल एकदम कोशिश भी मत करो हिलने की भी। देखो ये स्टडी मटेरियल में एक लौता क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट का, तो ऑटोमेटिकली इस वाले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या ये दोनों ठीक है दोस्त? अब यहां पढ़ो, बहुत आसान पूछ रहे हैं। हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ordinary share must be sold, assuming that the retained earning for next year investment is 50% of 2015। अगर ये बात ही नहीं भी लिखते तो भी मुझे पता था कि 2015 में ये जो भी कमाएंगे उसका 50% तो डिविडेंड दे देंगे, याद है ना? इसका मतलब अपने यूज के लिए इनके पास केवल कितना होगा? 50%। यहां देखो बेटा एक बार क्वेश्चन की लाइन को एक बार और पढ़ो। ये कहता है हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स कैन बी इशूड। इसका मतलब अपनी जेब से मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं न्यू शेयर इशू किए बिना। तो बेटा जेब में तो रिटेन्ड अर्निंग ही होती है, और क्या होता है बताओ? इस साल मेरे पास कितनी रिटेन्ड अर्निंग होगी दोस्त? 2.36 इंटू 50% इंटू 1 लाख। बेटा पर शेयर है ना ये तो। कितना? 1,18,000। बोलो अब ध्यान से सुनना है, ये तो है रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर ये आम जिंदगी होती तो ये क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता।
लेकिन बड़े ध्यान से सुनना है बेटा, ये बात बिल्कुल सच है कि इतना पैसा मैं लगा सकता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना कि हमें पता है कि ये हमारा एक गोल चक्कर है जिसमें 100% फंड्स हैं, जिसमें 15% फंड्स डिबेंचर के हैं, 5% प्रेफरेंस के हैं और 80% फंड किसके हैं बेटा? इक्विटी के। इसका मतलब अगर मैं इक्विटी अरेंज करूं और ये दोनों को अरेंज ना करूं तो ऑटोमेटिकली मेरा फंड गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से सुनना है बात को। मान लो अगर मैं केवल 80% ऑफ द रिटेल ये करता हूं तो ये मेरा कितना परसेंट होना चाहिए? 80%। अच्छा एक बात बड़े ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं, सुनो आराम से सुनो। क्या आपको ये बात तय है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमारे 80% इक्विटी होना चाहिए, 15% डिबेंचर होना चाहिए और 5% प्रेफरेंस होना चाहिए? एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, वो कहते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग का कितना हिस्सा लगा सकते हो ऑर्डिनरी शेयर इशू किए बिना? इसका मतलब डिबेंचर और प्रेफरेंस तो इशू करना ही पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास 80% ऑफ द टोटल फंड की जुगाड़ है बेटा। बोलो, मेरे पास 80% ऑफ द टोटल फंड की जुगाड़ है, तो मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं बिना एक भी इक्विटी शेयर इशू किए हुए? 1,47,500। आप देख लो, अगर मैं 1,47,500 की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसका 80% होगा इक्विटी, उसका 15% होगा डिबेंचर और 5% होंगे प्रेफरेंस शेयर। एक बार और बताऊं, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि आप रिटेन्ड अर्निंग का कितना पोर्शन लगा सकते हो कि जिससे आपको नया इक्विटी शेयर इशू करने की जरूरत ना पड़े। बोलो यहां तक ठीक है? बेटा हमें तो हर बार पहली ही लाइन से पता है कि मैं एक्स अमाउंट यूज करूंगा तो उस एक्स अमाउंट में भी हमेशा 3 बातें होंगी, 80% इक्विटी, 15% डिबेंचर और 5% डेट्स। क्या इसमें आपको कोई आपत्ति है दोस्त? इसका मतलब आपको अपना हिस्सा आपके पास ऑलरेडी है रिटेन्ड अर्निंग के रूप में। तो आप बताओ कि अगर आपके पास इतना परसेंट हिस्सा है 80% के रूप में, तो आप कितना पैसा लगा सकते हो बिना इक्विटी इशू किए? कितना? 1,47,500। बोलो ठीक है? ठीक है क्या बेटा? ये अब फोर्थ वाला तो एकदम चिल्लर है। Assuming that new equity is issued at 20% पर शेयर। कोई दिक्कत है? ऊपर वाले में प्राइस कितना था? 23.6। ये प्राइस दे रहे हैं 20 रुपए पर शेयर। तो कोई झगड़ा है इसमें हमारा? निकाल दो के ही फटाफट नया वाला। अरे नहीं, मैं करवाऊंगी ना भाई, तू के ही तो निकाल दे। चल ले, पहले नोट कर लो यार। इसको भी ऐसे लिख लेना। आपको आज तो लग रहा है मुझे समझ आ गया है, लेकिन हो सकता है कल परसों जब आप देखें तो ये बात आपको याद दिलाएगी। अच्छा बताओ, मुश्किल है क्या? लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। आपको इमीडिएटली देखते ही बातें जाननी होंगी D0 D1 कि कहां से ग्रोथ फैक्टर आएगा।
डी कितना 15.9%. KE is D1 upon P0 plus G. D1 कितना बेटा 1.18 upon 20 plus 15.9. क्या अब आप WACC निकाल सकते हो? चलो निकालो फिर फटाफट. आपके पास हैं डिबेंचर्स, आपके पास हैं प्रेफरेंस शेयर्स और आपके पास हैं इक्विटी शेयर्स जो कि हमेशा रहेंगे 15, 5 और 80. स्पेसिफिक कॉस्ट थी 8.33, 11.95 एंड 15.9%. B into C, that is weight. ये जो भी आएगा अब यहाँ पे इसको टोटल करेंगे एंड दैट विल बी 14.556%. ये आप लिखेंगे बेटा जो भी है. थर्ड वाला नोट कर लिया आपने. डी बेटा डी में यहाँ पे 20 रुपए क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है कि अगर शेयर 20 रुपए में इश्यू होता तो क्या इक्विटी की कॉस्ट होती. अच्छा मानो अगर यहाँ पे इन्होंने ये बात लिख दी होती द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2 रुपीज तो क्या होती? 2 ही होती. हम तब 50% वाला चक्कर भी नहीं लेते. वो कहे 2 रुपए तो 2 रुपए मान लो. हो गया? क्या ये समझ में आया है? बेटा इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो लगेगी. देखो है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल. हटा दूं? अच्छा लिखो लिखो कोई बात नहीं. इसके बाद कौन सी क्लास है? कोई घर ही तो जाना है. घर ही तो जाना है उसके बाद. चलिए जो लोग लिख चुके हैं बेटा वो मुंह मत चलाइए, हाथ चलाइए और लिखिए. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेडिंग देंगे. थोड़ा बहुत लिख लेते ना भाई, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लेते हैं. और रियलाइज्ड अप्रोच आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि वो है क्या, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं. मत चिल्लाओ यार. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कोई लिख रहा है बेटा? कोई लिख रहा है? चलो चलो. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल indicates the extra cost of capital to be bear by the entity for acquisition of additional finance from the market from the different sources available.
from the different sources available. For calculating marginal cost of additional capital, weight must be considered appropriately, that is, if specific given तो क्या होगा बेटा? If specific given, then it will be used for calculating cost of capital. Cost of capital. And if nothing is specified, historical weight, बेटा हिस्टोरिकल वेट का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो पहले पास्ट में भी था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, द हिस्टोरिकल वेट will be considered as the weight for additional finance. क्या ये लाइन ठीक है? क्या ये बात हमें समझ में आ रही है कि अगर स्पेसिफिक दिया हो तो एडिशनल का स्पेसिफिक वेट ले लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हो तो if nothing is specified then historical weight का मतलब जो ऑलरेडी पास्ट में भी था, that will be considered for additional finance. ये चीज हमने देखी है इस क्वेश्चन में. चलो उसके बाद एक आपका जो आखिरी बात जो आपको परेशान कर रही है, that is realized approach for calculating cost of इक्विटी के 4 मेथड थे बेटा, डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, रियलाइज्ड अप्रोच और CAPM. इन तीनों को तो हमने डिटेल में देख लिया था. ये पहली ही लाइन लिखी है कि ये यूज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी किताब में है तो लिख लेते हैं. In realized approach, the present or current price of the share is the expected present value of the benefits which is to be incurred in future, that is sum of dividend plus repayment ये हो गया. पहले इसको लिख लो, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है.
S9। तो भाई रियलाइज्ड अप्रोच का एक सवाल दिखा है, वो देख लो। देखो अगर मैंने अभी बस किया, इसका मतलब रियलाइज्ड अप्रोच मैं परसों आके शुरू नहीं करूंगी, मैं कैपिटल स्ट्रक्चर ही शुरू करूंगी। अब तुम देख लो ये करना है या छोड़ना है। अब ठीक है, ऐसे ही मानोगे तुम। ये हटा दो बेटा, कोई लिख रहा है? चलिए जल्दी लिखिए प्लीज। जो लोग लिख चुके हैं बेटा वो S9 को पढ़ेंगे ध्यान से। जब वो लिख लेंगे तब हम लोग साथ में पढ़ेंगे। लिख लिए बेटा आप? हो गया? चलो चलो बस। मैंने कहा कि अगर मैंने ये छोड़ दिया बेटा मैं सच में नहीं कराऊंगी, ये बात पक्की है, और आपसे होगा नहीं ये भी बात पक्का है। चलो अब 5 से 7 मिनट आप बस चुप रहेंगे एंड यू विल बी फ्री। S9 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। Mr. Mehra had purchased a share of Alpha Limited for ₹1000। आज उन्होंने एक कंपनी का शेयर खरीदा है बेटा, कितने में? 1000 रुपए में, ठीक है। He received a dividend for 5 years at the end of 10%। इसका मतलब हर साल उनको 100 रुपए का डिविडेंड मिलता है। कितने सालों तक? 5 सालों तक। चलो उसके बाद 5वें साल के अंत में उन्होंने ये शेयर बेच दिया, कितने का? 1128 रुपीज का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। बेटा यहां पे देखो, अब आप अपनी थ्योरी की लाइन पढ़ेंगे कि आज का दाम ध्यान से सुन लो, सिर्फ 2 से 5 मिनट लगेगा। आज का किसी भी चीज का दाम क्या होता है बेटा? उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू आज का दाम होता है। बोलो ठीक बात है। जैसे मान लो तुम कोई घर खरीदने जा रहे हो, ठीक है। अगर घर खरीदने जा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? तुमको रोड फेसिंग घर का दाम ज्यादा बताएंगे, कॉलोनी वाले का कम बताएंगे, है या नहीं? तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? बोलेंगे अच्छा रोड में रह के किराया कमाओगे X, जो कि कॉलोनी वाले से कई गुना ज्यादा भी हो सकता है, या कुछ % तो जरूर ही ज्यादा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का दाम भी तो कॉलोनी वाले के उससे ज्यादा हो गया। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब जो कंपनी आगे चल के फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, उस कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू आज का बेहतर होगा दूसरी कंपनीज के मुकाबले। बोलो जब वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होने वाला था तो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही मार्केट में उतार चढ़ाव होने लगते थे कि वे ऐसा सोच रहे हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी सिर्फ ये कह देना हम सोच रहे हैं, उतने में पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाता है। इसका मतलब जो आप सोचोगे वो या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। बुरा होगा तो आज दाम गिर जाता है तुरंत, और वो बुरा होगा 5 साल बाद, लेकिन वो प्राइस कब गिरा देता है? आज। इसका मतलब बेटा आज है T0, ठीक बात है। आज का प्राइस कितना है? 1000। T1 में 100 रुपए मिलेंगे, T2 में फिर 100 रुपए, T3 में फिर 100 रुपए, T4 में फिर 100 रुपए, T5 में 100 प्लस 1128। बोलो 5वें साल में बेटा जब बेचोगे तो एक तो तुमको डिविडेंड मिलेगा, प्लस जो तुम्हारी शेयर की सेलिंग प्राइस है 1128,
बेटा आपने यही तो सब फ्यूचर बेनिफिट्स देखने के बाद आज इसका 1,000 रुपया दिया है। ध्यान से सुनेंगे बात को। आप जब यहां खड़े होके आगे का 5 साल देख रहे थे तो आपको दिखा कि 5 साल में 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया और प्लस 1128 रुपीज मुझे मिलेंगे। बोलो ठीक बात है। तो इसका मतलब मेरे आज का प्राइस क्या रहा होगा बेटा, इन सारे बेनिफिट्स के प्रेजेंट वैल्यू को मिला के मेरा आज का प्राइस बना होगा। यही तो लिखा है हमने। इसका मतलब यहां देखो, ईयर 1 में कितना रुपया मिलेगा बेटा 100, ईयर 2 में 100, ईयर 3 में 100, ईयर 4 में मैंने 5 ही लिखा है। ठीक है। अब कोई तो 1% है, याद आ रहा है, कोई तो 1% है जो इस वाले फ्यूचर बेनिफिट्स को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके 1,000 का कर देगा। बात सुनो बेटा ध्यान से। एक तो ऐसा परसेंट होगा ना बेटा जो मेरे फ्यूचर वाले 1128 5वें साल के, चौथे साल का 100, तीसरे साल का 100, दूसरे साल का 100 और पहले साल के 100 की प्रेजेंट वैल्यू बनाएगा 1,000 के बराबर। IRR निकालना था आपको, लिखा है कि दिया है। क्या करोगे, कोई 2 रेट्स गैसिंग करोगे और फिर एक की एनपीवी आएगी पॉजिटिव, एक की एनपीवी आएगी नेगेटिव और फिर आप लगाओगे फॉर्मूला IRR और यहां पे हमारे लिए KE। आपको याद है यहां पे KE इसको क्यों बोला था बेटा, उसकी एक्सपेक्टेशन ही हमारी रिटेंशन कॉस्ट है, याद है, और उसकी एक्सपेक्टेशन है IRR। तो ये क्या है बेटा, LR प्लस NPV एट लोअर रेट माइनस डिफरेंस इन NPV दैट इज L माइनस H, मतलब NPV एट लो रेट, NPV एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट्स। तो क्या ये आप करके देखेंगे? आप एक रेट कोई छोटा ले लेना, 10% ले लेना, बहुत ज्यादा देखना, गैप के हिसाब से देखना कि अगर बहुत ज्यादा गैप हो रहा होगा तो लंबी छलांग मारना, वरना हो सकता है 11 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, 13 भी आ जाए। जितना पास रखोगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं कि 15 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, बस एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो बाय दिस कॉस्ट ऑफ, अरे कहां कहीं कुछ मैंने भी छोड़, ठीक है। पहला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट 1 - T प्लस RV माइनस SV अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस SV अपॉन 2, ठीक है। इरिडीमेबल, इंटरेस्ट 1 अपॉन टैक्स अपॉन NP इंटू 100। NP क्या है, नेट प्रोसीड्स, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, सेम विथ प्रेफरेंस शेयर बट नो टैक्स सेविंग्स। याद रखना है बेटा। आपको यहां पे ये भी दिखा है कि इंस्टॉलमेंट में जाएगा तो क्या होगा, तो स्टेप भी लिखाए हैं कि पहले नेट आउटफ्लो निकालो, याद है बेटा, जिसमें हमने देखा था रिडेम्पशन प्लस प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स, याद है बेटा। अगर इसको आप नहीं देखोगे ना घर जाके तो गड़बड़ा जाएगा। प्लीज
ठीक है, उसके बाद आए थे केई पे 4 कॉन्सेप्ट, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग प्राइस, रियलाइज अप्रोच एंड सीएपीएम। डिविडेंड का नो ग्रोथ, डी अपॉन पी जीरो इंटू 100 विथ कॉन्स्टेंट ग्रोथ, D1 अपॉन P0 प्लस जी। ठीक है, ईपीएस का सेम फॉर्मूला। रियलाइज्ड अप्रोच कहता है कि आज का प्राइस उसके फ्यूचर बेनिफिट्स के प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगा। सीएपीएम तो कितना आसान था, आरएफ प्लस बीटा ऑफ आरएम माइनस आरएफ। हाइयर द बीटा मोर विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। याद है, क्योंकि जितना आप फ्लक्चुएट करोगे उतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। WACC स्टेप नंबर 1 टोटल फंड्स, स्टेप नंबर 2 रेट्स, स्टेप नंबर 3 स्पेसिफिक कॉस्ट, स्टेप नंबर 4 द टेबल B इंटू C। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच हैज टू बॉर्न बाय द एंटिटी फॉर गेनिंग द एडिशनल फाइनेंस। मैं पागल हूं यहां पे जो रिवाइज कर रही हूं? उसके बाद WACC डन है। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और हमने ऑलमोस्ट किए भी हैं कई सारे। तो बेटा अगर नया भी कुछ नहीं करो तो अगर आपने क्लास में किया हुआ भी दोबारा कर लिया तो भी आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब आपका 2 मेजर चैप्टर लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो बची बात रेशियो की, तो रेशियो मैं आखिरी में बताऊंगी या जब थोड़ा सा लगेगा बीच में कि अब आपका मेरा वाला तरीका घुस चुका है तब पहले वो निकालो बाहर 2 3 4 चैप्टर का लेयर चढ़ा के, उसके बाद रेशियो।